आज न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत ज्यादा। हमने ये पढ़ा था पहले, फ्लक्स को डिफाइन किया था, राइट। पहले हमने फ्लक्स को डिफाइन किया था कैसे, ई डेल्टा एस, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को हमने और लिखा ऐसे, ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, इसी तरफ तो यहाँ पे इसके लॉन्ग, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा, एरिया ऐसे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ई डेल्टा एस कॉस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि इनवर्स जो होता है वो क्या लिखा था, माइनस ऑफ ई डेल्टा एस, और जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है उसको हमने लिखा था क्या, ई डेल्टा एस। टोटल फ्लक्स अगर निकालना होगा इस सरफेस से तो क्या हो जाएगा, ये जीरो, ठीक है। टोटल फ्लक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद टोटल फ्लक्स हो जाएगा जीरो। फिर हमने ये पढ़ा कि फ्लक्स के लिए एक और जो फॉर्मूला है, दैट इज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, ये चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये है फ्लक्स। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ई डी एस, ये फ्लक्स के लिए फॉर्मूला, और इसी को क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ जब लिख देते हैं तो यही बन जाता है क्या, गॉस लॉ, ठीक है। यही बन जाता है गॉस लॉ। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में किया था, राइट। तो फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये सारे फॉर्मूला है। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ई डॉट डी एस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ई डेल्टा एस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको यूज करके हम लोग फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें से दो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। कौन कौन सा कर लिया था, रिंग और स्फीयर वाला? हाँ वो तो कर लिया था, वहां तक हो गया था। हम्म, क्या हुआ, ये क्वेश्चन हो गया था, पहला वाला हो गया था, दूसरा वाला भी हो गया था, तीसरा वाला भी हो गया था, फिफ्थ वाला हो गया था, सिक्स वाला हो गया था, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। कौन सा नहीं हुआ था, फोर्थ वाला नहीं है, चलो ठीक है। फोर्थ वाला एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, E इक्वल टू नॉट एक्स बाई एल आई कैप, and the charge content inside a cubical volume bounded by the surface x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to a, z equal to 0, z equal to a, एंड ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब क्या करना है हमें, एक
क्यूब पहले बना लेना है। ठीक है, एक क्यूब पहले हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के साथ वेरी करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्केलर क्या है, E इक्वल टू ई नॉट एक्स बाई एल आई के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द चार्ज contained inside a cubical volume bounded by the surface x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to a and z equal to 0, z equal to। और ये जैसे मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, x का वैल्यू अगर 0 और x का वैल्यू अगर a, मतलब एक बार इस सरफेस से एक बार इस सरफेस से कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि जैसे हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे इसमें x का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे x का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो जो इनवर्ट फ्लक्स है वो 0 है। ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स की अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो क्या लिखूं, इसका एरिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करना पड़ेगा, ए पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स की जगह पे एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए और जेड इक्वल टू, इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे फील्ड कितना है, तो वो फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू एक्स की जगह पे ए डिवाइडेड बाई एल, और एल कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए है ना, 2 टाइम्स ऑफ ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट बाई 2 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम है और इसका एरिया हमें पता है कितना है, इसका एरिया है ए का स्क्वायर। तो जो फ्लक्स निकल के आएगा आउटवर्ड सरफेस से वो हो जाएगा ई नॉट बाई 2 इंटू एरिया, यानी कि ए का स्क्वायर। ठीक है, हाँ क्या डेल एस वाला, हाँ डेल एस देखना तो इसका एरिया ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये क्या स्क्वायर, अब ए का वैल्यू हमें दे रखा है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। ई नॉट का भी वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻³ इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, ये कितना हो चुका है 0.5। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर फीट। हाँ अच्छा, डिवाइडेड टू छूट गया, तो ये जगह 0.25, 0.25 देखो आंसर क्या दिया है। अच्छा चार्ज निकालने बोला गया, क्या निकालने बोला, अच्छा चार्ज इनसाइड द क्यूबिकल वॉल्यूम, चार्ज निकालने बोला है। ओके, तो टोटल फ्लक्स हमने निकाल लिया, टोटल फ्लक्स कितना है, पाई कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻1, -1 0.25 आया था वहाँ पे, 2.5 इंटू 10⁻⁻1। अब फ्लक्स को हम लिखते हैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻1। अब क्यू इनसाइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2.5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो मल्टीप्लाई करके क्या रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आया, 2 से थोड़ा कम होगा, हाँ उसी के आसपास, क्योंकि 2.8 है वहां पे 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8.85, 10 से मल्टीप्लाई होता तो ऑलमोस्ट एक जीरो का डिफरेंस आता, तो वही 2.2 के आसपास, 2.18 या 2.2 के आसपास। और पावर देख लो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, -13 आ रहा है, तो ये डेसिमल भी तो एक ज्यादा आ रहा है, डेसिमल भी तो एक ज्यादा आ रहा है। हाँ, -12 भी आना चाहिए, आंसर क्या है -12, आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, देखो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाएगा, उसको आगे शिफ्ट करें तो वही आ जाए।
ठीक है, नोट करो इसको जल्दी फटाफट। हम्म हम्म। जहाँ पे एक्स जीरो है वहां पे इनसाइड होगा, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक। कर दिया आपने? हाँ। 25 मार्क्स का नहीं, 40 मार्क्स का आता है टेस्ट। 40 फोर जीरो। हो गया? आगे बढ़े। बताओ इसको। ये कर लिया, 4 हो गया, 5 हो गया था, 6 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से देखना। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r due to a charge 10 to the minus 7 coulomb at the center and another equal charge at distance 2r away from the center। डायग्राम दे रखा है। एक चार्ज q को रखा है कहाँ पे? सेंटर पे रखा है, और वो चार्ज कितना है? 10 टू द माइनस 7 कूलम। ठीक है, और एक चार्ज को रखा है यहाँ पे। बताओ फ्लक्स में किसका कंट्रीब्यूशन हो, बाहर वाले का कि अंदर वाले का? फ्लक्स के कैलकुलेशन में किसका कंट्रीब्यूशन है, कौन से चार्ज का? इनसाइड चार्ज। तो इनसाइड चार्ज दे रखा है 10 टू माइनस 7 कूलम। ठीक है, और पूछा गया है टू आर अवे फ्रॉम द सेंटर। पूछा गया हमसे, क्या पूछा है? फाइंड द फ्लक्स। फ्लक्स इस स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स पूछा गया है। तो इस स्फेरिकल सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है, उसमें इस दोनों चार्ज में एक चार्ज सेंटर के ऊपर है और एक चार्ज बाहर में। तो जो चार्ज सेंटर के ऊपर है सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा, मैंने बताया था फ्लक्स का कैलकुलेशन बहुत तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा फ्लक्स का, वो कैलकुलेशन कैसे होगा? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड चार्ज दे रखा है 10 टू माइनस 7 कूलम डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। कैलकुलेट कर लो यहाँ से कितना आ रहा है। ठीक है, ये फ्लक्स पूछा गया है, तो फ्लक्स में हम इस वाले चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे, जो कि बाहर में टू डिस्टेंस पे रखा है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन जो सेंटर पे रखा है उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आ जाएगा वही आंसर होगा। फ्लक्स में हाँ, अंदर का जो चार्ज है बस उसका ये लिखा चुका हूँ मैं, कि राइट हैंड साइड में जो क्यू इनसाइड आता है वो सिर्फ अंदर का चार्ज, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो ई आता है वो क्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है। हम्म हम्म हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A charge is placed at the center of an imaginary hemispherical surface. Using symmetry argument and the Gauss's law, find the flux of electric field due to this charge through the surface of the hemisphere। अब देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया ऐसा। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो गॉसन सरफेस होता है वो कैसा होता है? एक हाइपोथेटिकल सरफेस, ठीक है, और एक क्लोज सरफेस। हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, ये तो क्लोज सरफेस नहीं है, तो क्लोज सरफेस करने के लिए एक और यहाँ से हेमिस्फीयर एक और रख देंगे इसके ऊपर।
रख दिया। अब ये पूरा स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करा, पूरे स्फीयर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो अंदर का चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमें कहा जाए कि बताओ हाफ सरफेस से कितना जा रहा है, तो हाफ सरफेस से इसका हाफ कर देंगे, टोटल के लिए टोटल सरफेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और हमें पूछा जा रहा है कि आधे सरफेस से बताओ कितना है, ऐसे तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन। ठीक है, आधे सरफेस से कितना होगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन। ठीक है, a spherical volume contain a uniformly distributed charge of density 2 into 10 to the minus 4 coulomb per centimeter per meter cube. Find the electric field at a point inside the volume at a distance 4 centimeter from the center. 4 centimeter from the center. क्या कहा है, स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस मच। देखो डेंसिटी का यूनिट देख करके हमें पता चल गया है कि ये जो डेंसिटी दे रखा है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जिसका डेंसिटी दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। अब ये एप्लीकेशन के ऊपर आ गया, हालांकि एप्लीकेशन भी हमने किया नहीं है, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे हम कुछ कुछ कर सकते हैं। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, अंदर का चार्ज अगर हम निकाल पाए क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, ई डी एस इलेक्ट्रिक, और उसके बाद डीएस में गॉसियन सरफेस का एरिया लिखते हैं। ठीक है, आएंगे इसके ऊपर हम लोग, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुका है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का हम्म, अलग फॉर्मूला, चार्ज डेंसिटी के साथ फॉर्मूला है, वो भी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, हम्म, अच्छा ठीक है, आएंगे उसके ऊपर। ये क्यों डाउट हो रहा है, अच्छा ठीक, ठीक है यार, चलो अब हम लोग आ जाते हैं, हमने कहा था क्या था लास्ट वाली क्लास में, एप्लीकेशन से हमें शुरू करना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लिखो। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ गॉस, एप्लीकेशन ऑफ गॉस। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे, कैसे कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। अब सुनो इसमें होता क्या है, कैसे करना है क्वेश्चन। अंदर में जो चार्ज होगा उसी की वजह से कोई फ्लक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यू इनसाइड तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे अभी एक सिचुएशन आया था 9 नंबर क्वेश्चन में, कि एक चार्ज है जो स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वहां चार्ज डेंसिटी दे रखा था, तो वैसा क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, इसमें तुम्हें क्यू इनसाइड, अब अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्यू इनसाइड का कैलकुलेशन कैसे होना। ठीक है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये अगर हम लोग करेंगे ई डॉट डी एस निकालेंगे, ई डॉट डी एस, तो ई की जगह पे मैं क्या लिखूँ, ई को हम लोग एज इट इज बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो डीएस है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि कोई स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसी का इन्होंने चार्ज डेंसिटी दे रखा है, चार्ज डेंसिटी कुछ है, हमें कैलकुलेट क्या करना है,
हमें कैलकुलेट करना है कि इसके पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे कह दिया कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये पी पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल सा है इसका तरीका है। हाँ, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसका देखना है कि ये शेप है कैसा, कैसा है, स्फीयर है, स्फीयर है। तो इसमें हमें सिमेट्री बेस्ड गॉसियन सरफेस अपने एक अपने मन से सिलेक्ट करना है। तो बताओ स्फीयर का सिमेट्री बेस्ड शेप कैसा होगा, एक दूसरा स्फीयर। ठीक है, तो इसमें हमें एक स्फीयर ही लेना है जो गॉसियन सरफेस बनेगा हमारा। तो वो स्फीयर का रेडियस क्या होगा, तो हमें सेंटर से जिस पॉइंट पे पूछा गया है उसको ऐसे ज्वाइन करना है, इसको रेडियस आर ले लेना है, और ये रेडियस लेकर के हमें एक स्फीयर अंदर में ड्रॉ करना है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है यही हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, यही हमारा गॉसियन सरफेस। क्लियर यहाँ तक। अब बताओ, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखेंगे। अब अंदर का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। अंदर का चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि टोटल 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब के लिए टोटल चार्ज क्यू था, 1 यूनिट के लिए क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के लिए कितना होगा, क्यू इंटू आर क्यू बाई आर क्यू। यही तुम्हारा अंदर का चार्ज, अंदर का चार्ज निकालना ही मेन पर्पज था। अंदर का जब छोटे वाले के अंदर कितना चार्ज, मैंने वो कैलकुलेट किया, मैंने ये कैलकुलेट किया कि पूरा स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 1 यूनिट का कितना हो गया, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो छोटा सा स्फीयर हमने लिया इसका भी वॉल्यूम तो है कुछ, क्या है, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो उस वाले वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज, ये अंदर का चार्ज कैलकुलेट होकर के आ गया। ठीक है, अब हमें चुपचाप ये अप्लाई कर देना है। अब देखो ये आसान कैसे है, ये सरफेस तो मिल लिया गॉसियन सरफेस, राइट। इसके ऊपर अगर छोटा सा भी एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मली ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि एरिया फैक्टर जब लेंगे तो एरिया फैक्टर इसी के डायरेक्शन में होगा। तो ई डॉट डी एस जब करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ई डी एस कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 है। तो सीधा ई को हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन डी एस ऐसा लिख देंगे, इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। अब डीएस में तुम्हें कुछ करना नहीं है, ये इंटीग्रेशन सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया। इंटीग्रेट करने का क्या मिलना है, गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस क्या लिया है, स्फीयर, उसका एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा डेट इंप्लाई ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड, जो क्या था, ये था क्यू इंटू आर क्यूब बाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर, क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। रिंग के लिए नहीं अलग, रिंग के लिए नहीं होगा, इसके लिए हो सकता है, क्या नाम है हमारा, रॉड के लिए हो सकता है, एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी करेंगे हम लोग बहुत सारा केसेस में इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब ये भी कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर। अब सोच के देखो, यही अगर बाहर का पॉइंट होता, ठीक है, अगर कोई बाहर का पॉइंट होगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अगर लेंगे, जैसे ही ये बड़ा सा रेडियस लेकर गॉसियन सरफेस लिया, पूरा ही चार्ज चलाया उसके अंदर, तो उसमें क्यू इनसाइड कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। जब बाहर का, हाँ, पूरा क्यू चलाएगा तो सीधा हम क्यू इनसाइड को क्यू लिख देंगे। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर ऐसा। ठीक है, पहले लिख लो इसको। ये है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर में लिखना है पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, पहला कैलकुलेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट एन इंटरनल पॉइंट। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट ड्यू टू, या कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर एट एन इंटरनल पॉइंट। कहाँ पे? अंदर वाले पॉइंट। एट एन इंटरनल पॉइंट। हाँ, ये प्रोपोर्शनल टू आर। अभी बाद में उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले ये ड्रॉ कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा कितना, वो पहले हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे कि अगर ये बाहर का पॉइंट होता तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते इस चीज को। ठीक है, यहाँ तक हो गया उत्साह? लिख लिया? हेलो, हाँ। सुनाई दे रहा है? हाँ, हो गया। ठीक। कोशिश करो कि ऑफलाइन आए, इतना नजदीक हो रहा है, करके ऑनलाइन करोगे तो कैसे होगा? मैंने सोचा था तुम आओगे तो तुमने एक क्वेश्चन भेजा था ऑप्टिक्स का, वो तुम्हें बताऊंगा। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, सोल्यूशन के लिए भेजा था क्या? हाँ, ऑप्टिक्स का क्या? क्वेश्चन एक भेजा था, मैंने सोचा तू आएगा तो बता दूंगा उसको। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट पे। वापस से सेम चीज ये लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट एन इंटरनल पॉइंट की जगह पे एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, और बाहर में एक पॉइंट हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग वापस से एक स्फीयर बना करके और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर जैसे मुझे यहाँ पे पी पॉइंट दे दिया गया है, सपोज दैट पी पॉइंट में यहाँ दे दिया गया। अब इस पी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे कहा जाएगा कि बताओ कैलकुलेट करो इसका कि फील्ड कितना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक काम करूंगा, यहाँ से इसको रेडियस लेकर के, इसको इसको रेडियस लेकर के, इसको रेडियस लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। देखा? ठीक है, एक गॉसियन सरफेस हमने बना लिया सिमेट्री बेस्ड। ठीक है, जहां पे पूछे सेंटर से उस पॉइंट को रेडियस लेकर के एक गॉसियन सरफेस बना दो। और बताया मैंने कि जब स्फीयर हो उस केस में क्या होगा, गॉसियन सरफेस एक स्फीयर, पॉइंट चार्ज के लिए भी एक स्फीयर होता है गॉसियन सरफेस। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो इस केस में भी कैसा होगा, स्फीयर होगा। ठीक है, एक स्फीयर बना, एक गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा ही चार्ज अंदर में आ रहा है। तो ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, आर ले लेते स्मॉल आर, इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होकर के आया वो कुछ ऐसा आया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट चार्ज के लिए जिस तरह से हम लोग लिखते थे वैसा ही आया। ठीक है, तो बाहर वाले सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, और जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह, जस्ट ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। अगर ये पूरा हटा करके एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे हम क्यू रखते और आर डिस्टेंस से पूछते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो ये यही कहते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले पॉइंट के ऊपर चाहे वो स्फीयर कैसा भी हो, अभी जो हम लोग देख रहे थे वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था। ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि अगर कंडक्टर होता तो चार्ज उसके सरफेस पे चला जाता, और ये अभी चार्ज कहाँ पे है, जहाँ पे हमने रखा है वहीं पे पड़ा हुआ है, मतलब पूरे में है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर में चार्ज रहेगा ही नहीं, जो भी हम रखेंगे वो कहाँ चला जाएगा, बाहर में। ठीक है, सरफेस पे चला जाएगा। तो आएंगे अब उसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और अगर कोई शेल है तो सेल में तो अंदर में कोई मास ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो अंदर में चार्ज रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो सेल के लिए और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, दोनों के लिए रिजल्ट एक जैसा हो। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। एट द सरफेस अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, एट द सरफेस, एट द सरफेस अगर पूछा जाता तो जस्ट इससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, यहाँ तक, जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसा हम लोग लेते हैं। ठीक है, जस्ट इसे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं हम लोग। एट द सरफेस, एट द सरफेस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द सरफेस में पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो एट द सरफेस में जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा, सरफेस से जस्ट थोड़ा सा बड़ा रेडियस, ताकि उसके अंदर टोटल चार्ज आ सके। ठीक है, तो एट द सरफेस जब पूछा जाएगा तो जस्ट इससे बड़ा रेडियस थोड़ा लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ करने का नहीं है हमें, जो रिजल्ट हमने निकाला है बाहर वाले सब पॉइंट के लिए वैसा ही होगा, सिर्फ इस स्मॉल आर को कैपिटल आर कर, हाँ कैपिटल आर। एट द सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चलो आगे बढ़े, हो गया उत्साह। हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर में। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मैं खुद सोच करके बताना। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग स्फीयर के केस में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो भी चार्ज हम रखेंगे वो सरफेस पे चला जाएगा, अंदर में रहेगा नहीं। क्यों, क्योंकि सिमिलर चार्ज के बीच में होता है रिपल्सन। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जितना दूर वो जा सकता है उतना दूर जाएगा, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सरफेस पे जाने के अलावा। तो कोई भी चार्ज अगर रखेंगे तो वो चला जाएगा सरफेस पे। अब बताओ यहाँ पे अगर इंटरनल पॉइंट पे अगर हमसे कोई पूछ दे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम क्या करेंगे, जो मेथड है, अगर इस पॉइंट पे तुमसे पूछ दे P1 पे बताओ
जस्ट आउटसाइड, P2 पे बताओ, और एकदम बाहर में। तो अंदर में हम लोग क्या करेंगे, मेथड क्या है कि हमें एक गॉसियन सरफेस लेना है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, इसको रेडियस लेते हुए एक गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? तो तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे, इधर से, ठीक है। पहला केस हमने लिया एट एन इंटरनल पॉइंट। एट एन इंटरनल पॉइंट E इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? E इक्वल टू नहीं, E एट पॉइंट E1 है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना हो चुका है? हाँ, 0। और ई डॉट डी एस को मैं क्या लिखूंगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यही करते ना, इसमें तो कुछ करने का है नहीं, इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं, गॉसियन सरफेस का सीधा एरिया भर देते हैं। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू अंदर का चार्ज जो कि है 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो चुका है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो चुका है, 0। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। ठीक है। अब बाहर वाले पॉइंट के ऊपर, जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो क्या लिखेंगे, P2 वाले पॉइंट पे तो पूरा ही आ गया ना, ये पूरा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अंदर में। तो ये हो गया एट द सरफेस, ये पहला था, ये पहला था, ये दूसरा हो गया एट द सरफेस। एट द सरफेस के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो E इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू टोटल चार्ज Q बाई एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आया दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। फिर से देखो पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। और बाहर वाले पॉइंट के लिए भी तो उसी तरह से है, बाहर वाला पॉइंट P3 है, तो हम लोग क्या लेंगे, एक बड़ा सा स्फीयर ऐसा, ठीक है, इसको रेडियस लेकर के, तो इसके अंदर भी टोटल चार्ज आ चुका है, लेकिन हम R को कैपिटल R पुट नहीं कर पाएंगे, स्मॉल R ही रहेगा। तो आउटसाइड, तीसरा वाला कंडीशन, आउटसाइड एट पॉइंट, कौन सा है आउटसाइड, मतलब P3, एट P3 यानी कि आउटसाइड वाला पॉइंट। तो क्या लिखूंगा ऐसे, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E को रहने दिया E, एंड डी एस हो चुका है क्या, 4 पाई स्मॉल R का स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड जो कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ चुका है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहाँ तक। अगर ये तो हो गया कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर था, अगर कोई कंडक्टिंग शेल हुआ तब के केस में सेम, सब कुछ सेम, अंदर में कोई चार्ज रहेगा नहीं, अंदर में फील्ड 0 एट द सरफेस Q बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और आउटसाइड वाले पॉइंट पे पूरा आ गया चार्ज अंदर में, Q बाई 4 पे एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सेम रिजल्ट होगा किसके लिए, शेल के लिए, स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है, ये सेम रिजल्ट, तीनों का तीनों रिजल्ट सेम होने वाला है स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है, तो फॉर स्फेरिकल सेल लिख दो सीधा, फॉर स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट 0 एट द सरफेस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एंड जो बाहर का पॉइंट पे होगा आउटसाइड पॉइंट पे वो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल R का स्क्वायर। देखो इन केस ऑफ
spherical cell, spherical charge conducting shell. ठीक है यहाँ तक? स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग शेल के लिए ठीक है यहाँ तक? स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग शेल के लिए लिखिए। चलो अब सिंपल कोई कंडक्टर अगर है, कोई कंडक्टर ले लेते हैं। चलो एक कंडक्टर ले लिया हमने। इस कंडक्टर के अंदर अगर मुझसे पूछा जाए इसको यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रख देते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रख दिया तो पूछा जा सकता है इधर में कि बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो क्या कहेंगे? जैसे यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखेंगे, कंडक्टर है, ऐसे हम लोग तीसरा वाला एग्जांपल में प्रूव कर चुके हैं। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर अगर रखेंगे तो अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके अंदर तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाता है वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज उसके अगेंस्ट ऐसा है। ठीक है, क्या हुआ इसमें? रीअरेंज हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा फोर्स इसके ऊपर, और जो पॉजिटिव चार्ज था उस पर इधर की डायरेक्शन में लगा फोर्स, तो ये रीअरेंज हुआ। रीअरेंज होने के बाद अंदर में कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो अंदर में कोई चार्ज, अंदर में अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस लेता तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इनसाइड द कंडक्टर। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, अंदर का चार्ज 0/r ई इंटू जो भी एरिया है, जो एरिया को तुम डेल्टा एस लिख दो। यहाँ कोई स्टैंडर्ड एरिया नहीं दिया मैंने, क्लोज सर्फेस से बना दिया है, तो ई इंटू डेल्टा एस इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई दिस। तो ई का वैल्यू क्या हो चुका है? 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो चुका है? मैंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, तो वो दूर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उल्टा डायरेक्शन में अरेंज हो गए। कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे तो बाहर वाले सरफेस पे अरेंज हो गए, और उतना ही दूर में ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हमें अंदर में कोई लेना है गॉसियन सरफेस, क्योंकि हम अंदर में फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अंदर में अगर हमें गॉसियन सरफेस लेना है, तो अंदर में अगर मैंने सिलेक्ट किया डेल्टा एस का गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? चार्ज के बाद छोड़ दो, हाँ नेट चार्ज 0। तो नेट चार्ज 0 तो राइट हैंड साइड से फ्लक्स तो इसका 0 हो गया, और इसको अगर हम ई इंटू डेल्टा एस लिखेंगे तो ई डेल्टा एस, ई का वैल्यू क्या हो रहा है? 0। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे नहीं, सो मत जाना। नींद आ रहा है क्या? जबरदस्ती आँख खुली हुई है। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है, नींद को लेकर। मुझे लग रहा है कि ये टाइम चेंज करना पड़ेगा लगता है। प्राइस की मैं पहले ही पूछ चुकी, टाइम से चेंज नहीं होगा अब दोबारा। पहले कहा देगा नहीं होगा। चलो
कोई दूसरा कॉमन टाइम निकलना भी तो बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। अभी इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये स्फेरिकल वॉल्यूम है, कोई स्फीयर है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज रखा गया है। अब बताओ ये चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? चार्ज बाई वॉल्यूम, जो तुमने लिखा था Q/4/3 पाई आर कैपिटल क्यू, ठीक है, पाई आर कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है, Q/4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और स्मॉल आर भी तुम्हें दे दिया है। स्मॉल आर कहाँ दे दिया, देखो स्मॉल आर कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस। तो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को लेकर के वॉल्यूम कट करेंगे। हम्म। हाँ, सब ऐसा यूनिट निकाल, क्योंकि वहां पे तो तुम्हारा ऐसा यूनिट दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, इसको सिग्मा लिख दो, वो दिया हुआ है, यही सिग्मा है, वही 2 × 10⁻², इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब सिग्मा इंटू दिस इंटू क्या करना था, इसका वॉल्यूम, छोटे वाले का वॉल्यूम, तो लिखो छोटे वाले का वॉल्यूम सिग्मा इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। बाकी सारे वैल्यूज को पुट करो और स्मॉल आर की वैल्यू निकालो। स्मॉल आर, ये स्मॉल क्यू मतलब अंदर में जो चार्ज है वो अगर हमने निकाल दिया, ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो सब। और ध्यान रखना है कि वो सेंटीमीटर में है, 4 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के। आया? हम्म, 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 हाँ एकदम एकदम। वो अंदर का चार्ज आ गया, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, और उधर में ई इंटू 4 πr²। देखो मैं तुम्हें स्मार्ट कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डेटा कितना है, 2 × 10⁻⁴ और 4 सेंटीमीटर, बस, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको। एक स्फीयर था जिसके अंदर चार्ज, बहुत सारा चार्ज, जिसका इन्होंने डेंसिटी दे रखा है। हमें पूछा गया कि 4 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के ऊपर जो वॉल्यूम है इसके अंदर का चार्ज निकाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना। तो हम क्या लिखेंगे, E.ds इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, ये होता है, ई को रहने दिया, और ds की जगह पे हो चुका है क्या, 4 πr² इक्वल टू इनसाइड चार्ज। तो इनसाइड चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया, यही है ना, Q/4 πr³ 4/3 πr³, ये तो सिग्मा है, इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। इसलिए मैंने कहा कि देखो स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 4 π 4 π गया, समझ में आया, मुझे इतना कुछ नहीं करना पड़ा। आयुष को कह रहा हूँ, जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ये सब कुछ नहीं करना पड़ा, कट गया, कटपट गया, ठीक है, कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन, सिग्मा इंटू आर बाई, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया। कैलकुलेटर भी चल रहा है साथ में। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ समथिंग, है ना कुछ वैल्यू, 10⁻⁴ कूलम पर मीटर।
हो गया जल्दी, बहुत सारा क्वेश्चन और भी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, एप्लीकेशन बेस्ड कैलकुलेशन, कि E इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया इक्वल टू क्यू इनसाइड। कैलकुलेट हमें यही करना पड़ेगा, अंदर का चार्ज कैसे कैलकुलेट। सिग्मा का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज, पर यूनिट वॉल्यूम इनटू जो वॉल्यूम हमने सिलेक्ट किया गॉसियन सरफेस के लिए उसका वॉल्यूम लिख दिया, ये हो गया अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एफ, खत्म। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हो गया, चले आगे। किसका, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मैं निकालूं, बताओ सिग्मा का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, कितना हो गया ये, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 इंटू 10 टू द पावर समथिंग, ऐसा कुछ है, 9 इंटू 10 पावर 5, ऐसा क्या आ रहा है। हाँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 तो आ गया, छोड़ दिया क्या मैंने, सिग्मा एक है ना। हाँ, अच्छा ये 3 छोड़ दिया मैंने, ये वाला 3, ये 3 अब आ गया। 9 इंटू 10 पॉइंट 5 कहा था, देखो यहाँ पे एक जीरो दे दिया मैंने इसको, ये कितना हो गया, कैसे कैलकुलेट करता हूँ देखो, ये कितना हुआ 80, और ये कितना 9, 81 कर दिया उसको, इसको थोड़ा बढ़ाया तो उसको उसका बढ़ा दिया, तो ये 81 और ये नीचे में 9, तो 9 इंटू 9, ऐसे कैलकुलेशन होता है, तुम्हारे तो कैलकुलेट नहीं चलाता मैं। ठीक है, तो 9, ये हो गया 81 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 9, तो ये कैलकुलेशन हो गया, और एक जीरो यहाँ से जा चुका है, 9 इंटू 10 पावर 5, और नीचे में एक 3 था। ठीक है।
ये हो गया 3 into 10 power 5। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? उत्साह हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। तो एक्टिव रहना इधर। चलो एक क्वेश्चन आ गया ये कि रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस जेड का वैल्यू कितना है 79 इज अबाउट 7 into 10 power minus 5 मीटर। ठीक है, रेडियस दे दिया, कुछ बोला उन्होंने। गोल्ड न्यूक्लियस जेड मतलब प्रोटॉन का नंबर दे दिया, एक तरह से अंदर में कितना चार्ज है वो बोल दिया 79 into E। ठीक है, assume that the positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear bond. Find the strength of electric field at the surface of the nucleus at the middle point of the radius. Remembering that gold is a conductor और it is justified to assume that positive charge is uniformly distributed. ये क्या रखा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो कैलकुलेट करो स्फीयर की तरह बिल्कुल सेम। ठीक है, मुझे ये इसमें तुम्हारा कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन स्केल नहीं। हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तुम नॉन कंडक्टिंग की तरह लेके बनाओ, कोई दिक्कत। ठीक है, यानी कि चार्ज पूरे में है डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह लेकर के प्रोसीड करो, आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग की तरह ही बिहेवियर है इसका। स्फीयर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंडक्टर नॉन कंडक्टर थोड़ी ना होता है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कैसा होता है स्फेरिकल, उसके अंदर पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या करेंगे? हम्म। 79 इंटू ई लेना पड़ेगा, वो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 का लेना पड़ेगा। विदेश में कैलकुलेशन स्किल देखा है तुम लोग का। क्या कहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस जस्ट आउटसाइड द सरफेस। हमने कैलकुलेट किया था टोटल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वैसा करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि एट द मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट पे, तो अंदर में r/2 डिस्टेंस पे एक स्फीयर लेना है। इंटरनल पॉइंट के ऊपर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था वैसा लिख करके भी कर सकते हैं। मिड पॉइंट पे स्मॉल आर के जगह पे r/2 कर देंगे। तो अंदर वाले पॉइंट के ऊपर तो हम लोगों ने स्मॉल आर के तौर पे कैलकुलेट कर रखा था ना, क्या था Q इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट हमने आज डिराइव किया है उसी रिजल्ट को यूज करके कर सकते हैं। कौन सा रिजल्ट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ पहला वाला, हाँ पहले वाले रिजल्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अंदर वाले पॉइंट पे, ये इंटरनल पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला जो था वो इंटरनल पॉइंट के ऊपर, अंदर वाले पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन था ये Q इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये जो स्मॉल आर है उसका वैल्यू हो जाएगा r/2 इंटरनल पॉइंट जो क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, और उसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये सेकंड पार्ट का है। हम्म 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 हम्म। ठीक है, तो उस पहले वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा? एट द सरफेस, एट द सरफेस के ऊपर ये वाला चीज। ठीक है, हाँ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वो भी कैलकुलेशन कैसे करूंगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। मेन है इसमें कैलकुलेशन का पार्ट, ये एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, और तो जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और तुम लोग का वही लगता है एकदम कैलकुलेटर चलाने लगते हो। ठीक है, वही वीक लगा है तुम लोग का, जैसे नहीं सर, वो ये फिजिक्स का वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। बड़ा बड़ा होता तो वो तुम्हें, मैं तो ओरली करूंगा, कैलकुलेटर छूंगा भी नहीं। तुम दे दो मुझे जो भी कैलकुलेशन देना है, मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करूंगा, आसपास का आंसर निकाल, वहाँ तो ऑप्शन होगा मेरे पास, आसपास का आंसर लगा देंगे। ठीक है,
इस बार क्या कहा उन्होंने कि आउटसाइड द सर्फेस, मतलब यहाँ पे जस्ट बाहर का एक सर्फेस लिया और सरफेस के ऊपर लेना है, सीधा हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। कितना बोला? क्यू का वैल्यू 79 एटॉमिक नंबर है, इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये इसका चार्ज है, डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं? 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है? हाँ 7 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9 बाई 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10⁻⁻30। क्या लगता है तुम्हें मैं क्या करने वाला हूँ? क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ कैलकुलेशन करना है, क्या करूंगा? हम्म 7 का इतना लेट? बहुत आसान कर दे, इसको 80 कर दो, इसको 50 कर दो। मन से नहीं। चलो ठीक है, तुम कैलकुलेटर से करो, मैं बिना कैलकुलेटर की कर रहा हूँ, ठीक है? 10 का कैलकुलेशन कर लो। -19 है और ये 30 है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻11। ठीक है, 8/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा 9 इंटू 1.6 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10⁻11, तो 2.5 दूंगा मैं इसको। 2.5 इंटू 9 इंटू 10⁻22.5 इंटू 10⁻11, इसका वैल्यू होगा 2.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रिक बिल न्यूटन पर किलो। आंसर देखो, हाँ कहाँ 9 छोड़ दिया? ओहो 9 इंटू 10 का 9 छोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 ऐड हो जाएगा तो 20 हो गया ना ये। तो ये हो चुका है कितना? 20, यहाँ पे हो जाएगा 20। 2.3 इंटू 10⁻20 आंसर है। कैसा हुआ बिना कैलकुलेटर के? हाँ तो क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? तुम्हारे तरह कैलकुलेटर थोड़ी नहीं चला रहा मैं तो। अब तुम आंसर बताओ ना, आंसर तो हमने खुद का आंसर होता, छोड़ दो मेरा बात। 2 पॉइंट, मेरा आंसर क्या है? मैं तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर इसको बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, तो इसको अपने एक साथ थोड़ा इसको भी बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ा उससे? एग्जाम में मत करना ऐसे ठीक है, एग्जाम में मत करना। तो हाँ तुम रफ में कर दो उधर में अपने, और उसके अकॉर्डिंग सीधा आंसर लिख दो यहाँ पे, बच जाओगे उधर, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत करना, वो काट देंगे। इन समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आसपास का वैल्यू लेकर के आसानी से कट जाने वाला बना रहा हूँ। बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना, ये नहीं कि मैं 5 का चेंज ला रहा हूँ। मैं यहाँ से 4 माइनस मैंने किया क्या? 25 किया गया? नहीं किया, थोड़ा बहुत चेंज करना है। और ऊपर में अगर इंक्रीज किया तो नीचे में भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है? अब चलो उसके बाद उन्होंने क्या पूछा? इसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर अंदर में कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, अंदर में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तब के लिए क्या हो जाए?
अंदर में कि बाहर में? अंदर में। कौन सा r/2 डिस्टेंस पे कहा ना ये, अंदर है? अंदर में, ऑब्वियसली अंदर में ही होगा r/2। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Q इंटू स्मॉल r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। और इस r की जगह पे मैं क्या बैठा दूंगा? देखो मैं बेवकूफ से तुम्हारी तरह कैलकुलेशन शुरू नहीं कर दूंगा, देखना, ध्यान ध्यान रख, देखो, रुको जरा। Q इंटू r/2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। देखो यहाँ पे ये गया गया, r² हो गया, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इंटू 1/2। इसका मैं सीधा यूज कर दूंगा, उसका हाफ। ठीक है, समझ में आया क्या किया? उसका हाफ जो कैलकुलेट किया था उधर में 1.2 इंटू 10⁻21। हाँ, पूरा स्फीयर का रेडियस स्मॉल है। पूरा स्फीयर रेडियस स्मॉल है। नहीं, कैपिटल कैपिटल आर। पूरे का कैपिटल तो पूरी का, स्मॉल आर तो वेरिएबल है, तो वेरी करेगा, कभी आगे रहेगा कभी अंदर रहेगा। और ये मिडिल पॉइंट जो वो हाँ, मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस वही तो स्मॉल आर। ऑलराइट हाँ, r/2। वो स्मॉल हाँ, अरे यार वेरिएबल आ रही है, इसको तुम कहीं ले जा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखो ऐसा क्वेश्चन, कुछ नहीं, एक सिचुएशन दे दिया। ठीक है, क्या क्या है? चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कुछ पार्ट कैविटी बना दिए, मतलब अंदर मास नहीं। हाँ, थिक शेल का, थिक शेल। ठीक है, थिन शेल नहीं है, थिक शेल, इसका थिकनेस है। तो इस बार थिक शेल का हम लोग कैसे वॉल्यूम निकालते हैं? 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का, अंदर वाला जो रेडियस है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो बताओ इस पूरे का डेंसिटी तुम निकाल सकते हो? ये दोनों रेडियस मालूम है ना, एक r1 है एक r2। तो क्या लिखेंगे इसका वॉल्यूम? शेल का, थिक शेल का वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। ठीक है, इसके लिए पूरा चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 यूनिट के लिए कितना होगा? फिर तुमसे पूछा गया कि x एक डिस्टेंस है जो कि इन दोनों के बीच में, यानी कि x कुछ ऐसा है इन दोनों के बीच में यहाँ पे, तो गॉसियन सरफेस तुम यहाँ पे बनाओगे ऐसे, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर तुम्हें कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो यूनिटरी मेथड कि Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब के लिए चार्ज क्यू है, 1 यूनिट के लिए क्यू बाई दिस है। तो 4/3 पाई x का क्यूब माइनस r1 का क्यूब के अंदर कितना चार्ज? हाँ, अरे इसके वॉल्यूम के अंदर, तो ये तो ऐसे लिखेंगे 4 पाई x का क्यूब माइनस ये वाला वॉल्यूम, इसी के अंदर जितना चार्ज है वो चार्ज हमें चाहिए। ठीक है, क्यू इनसाइड, और एरिया क्या हो जाएगा? तो 4 पाई x स्क्वायर, एरिया तो यहाँ x डिस्टेंस पे है, तो एरिया तो इसका गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई x का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? अंदर का चार्ज, अंदर का चार्ज अगर तुमने ढंग से निकाल लिया तो बस। तो अब क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? एक सिचुएशन दे रहे हैं वो, गॉस लॉ में उसमें अप्लाई करना पड़ रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्यू इनसाइड क्या कैलकुलेशन होगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग गॉस लॉ अप्लाई। ठीक है, करो, करके देखो इसको, ट्राई करो।
उत्साह क्या है आंसर? सर ये वाला नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हैं? हाँ। हेलो, नेक्स्ट लग रहा है। फॉर्मूला क्या 4/5 r1 माइनस r2। क्या बोलो? नहीं नहीं हो पा, नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, सिर्फ इतना कंसंट्रेट करो, हो रहा है। चलो लोग ट्राई करें, 1-2 मिनट के बाद, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो क्या वेट करें कि मैं करूँगा तो कर दोगे? करो, यही तो बात है। फिजिक्स जब तक वो करना शुरू नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हम्म, x2 लेना है ना, x2 माइनस r1। हम्म। चलो ठीक है, इन लोगों को समझ में, तुम सही रास्ते पे करो। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं इनको वापस से एक बार बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है? करवाऊंगा तुम्हें से। ये सोचा होगा कि चलो थमा देते हैं इस इंसान को, ये इंसान लग जाएगा घर में, तब तक हम सो लेंगे। तो मैं सोने नहीं दूंगा। ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है? ये ऐसा शेल है, थिक शेल, मतलब यहाँ पे ये मास है, ठीक है? ये पूरा भरा हुआ है। थिक शेल, ठीक है? अब इसी के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहा कि अंदर वाले का रेडियस स्मॉल r1 और बाहर वाले का रेडियस r2। बताओ, ये सिंपल मैथ्स में था ऐसा क्वेश्चन। स्फेरिकल थिक स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकालना क्या था उत्साह? थिक स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे? 4/3 पाई बड़े वाले रेडियस का क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर, ये लिखते थे, सॉरी क्यूब, ये लिखते थे ना। शेल का वॉल्यूम, थिक शेल का वॉल्यूम क्या लिखते थे? ये, ठीक है? अंदर में कुछ मटेरियल है नहीं, इसको हटा देना है। तो ये रहा, ठीक है? तो जो वॉल्यूम था शेल का वो क्या था? 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, ये था वॉल्यूम, ठीक है? अब क्या कहा गया? इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज क्यू है, तो क्यू चार्ज है इस वॉल्यूम के अंदर 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, इस वॉल्यूम के अंदर क्यू चार्ज 1 यूनिट के अंदर क्यू बाई 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, ठीक है? तो ये बताना है हमें कि 4/3 पाई, हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया कि तुम एक्स डिस्टेंस इन दोनों के बीच में लो, r2 और r1 के बीच। ये कहा गया कि एक्स एक डिस्टेंस है जो r1 से बड़ा है और r2 से छोटा है। तो r1 r2 के बीच में एक्स एक डिस्टेंस मान लेते हैं, वो डिस्टेंस यहाँ पे इधर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ये ये वाला हम लोगों ने थिकनेस, इस वाले थिकनेस के अंदर, इस वाले थिकनेस के अंदर, मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ। इस वाले थिकनेस के अंदर, इस वाले थिकनेस के अंदर जितना है चार्ज वो हमें कैलकुलेट करना है इस वाले थिकनेस के अंदर, ठीक है? एक्स डिस्टेंस पे हमें ये थिकनेस किया है। अब इस सेल के अंदर कितना चार्ज, तो इस सेल का वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो 4/3 पाई, एक्स पे ये रेडियस है, ये रेडियस एक्स पे है, तो 4/3 पाई एक्स का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, ऐसा लिखेंगे। तो इसके अंदर जो चार्ज आया वही अंदर का चार्ज हो गया। r1 का क्यूब, ये अंदर का चार्ज है। इसका मतलब सेम ही होगा 4/3। हाँ 4 पाई, फोर, वो तो हमेशा सीधा लिखते हैं 4 पाई x स्क्वायर, जिस रेडियस पे एकदम ठीक आ रहा है 4 पाई x स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये आ गया अंदर का चार्ज। ये क्या आया? ये आया इनसाइड चार्ज, ठीक है? अब समझ में आया क्या था इसमें जो नहीं आ रहा था समझ में? हाँ, पहले ही लोग को एकदम गिव अप कर देने का आदत है।
हैबिट बदलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आई हो पढ़ने के लिए तुम्हें मेहनत करना सीख लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाद में सारा अभी मैं कर रहा हूँ, बाद में तुमसे करवाऊंगा सारा क्वेश्चन। ठीक है। तो बताओ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखना है। अब क्यू इनसाइड हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो है अंदर का चार्ज। तो क्यू इनसाइड और ई डॉट डी एस में हमें क्या करना है, ई गॉसियन सर्कस का एरिया, ये तो लिखना होता है। तो आगे मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट वाले पेज में, ई इंटू गॉसियन सर्कस का एरिया जो कि 4 पाई एक्स डिस्टेंस पे इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड हमने कैलकुलेट किया था, अजीब सा, क्या ये था, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यू इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये था एप्सिलॉन नॉट पहले से है, इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ये हो गया। अब ये 4 पाई एक्स स्क्वायर वाला चीज नीचे चला जाएगा, 4 पाई एक्स का स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आंसर ये नहीं है क्या, कहाँ पे, ओ सॉरी, ठीक है, आंसर देखो क्या है, एक बार ये, ठीक है, देखो आंसर क्या है, क्या चल रहा है, ये है ठीक है। लोगों ने कहा कि कोविड में सब कुछ अफेक्टेड हुआ, एजुकेशन इंडस्ट्री अफेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि एजुकेशन उतना अफेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन एजुकेशन सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ कोविड में, क्योंकि पेरेंट्स ने तुम लोगों को भरोसा करके फोन ये सब दे दिया, कर दिया एकदम, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग क्लास के टाइम पे खेल रहे थे गेम। ठीक है, अभी नहीं, मतलब स्कूल के टाइम पे यही किया ना, ऑनलाइन टाइम में दिया था, हाँ, टाइम से बंद कर ओ सीरियस है कि वोट देना है, हाँ, वोट दिया था या नहीं दिया था, वोट दिया था, हाँ, तुम लोग का हुआ था वोट, ठीक, ऑफलाइन दिया था। तुम लोग सोच रहे थे कि अच्छा जैसे 2 बैच निकल गया हम भी निकल जाएंगे। हम लोग का तो सेट 1 सेट 2 सेट 3 ऐसे ही किया। लेकिन तुम लोग उतने किस्मत वाले नहीं निकले। ठीक है, तुम्हारा दोनों एग्जाम हो गया, नहीं 10th में भी देना पड़ा होगा और 12th में भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो 10th और 12th बिना एग्जाम दिए निकल गए। 2 इयर्स था ना कोविड, 2.5 ईयर, तो वो आधा उन लोगों ने दिया था 10th का, आधा दिया था, और वो उसके बाद जो 23 मार्च के बाद जो लॉकडाउन लगा वो बंद हो गया, ठीक है, और उसके बाद वाला बैच तो ऐसे निकल गया, उसको तो आधा भी नहीं देना पड़ा, उसके बाद वाला बैच, उसके बाद वाले ईयर में भी तो कैंसिल हुआ था ना एग्जाम, तुम तो उसके बाद वाले में थे। चलो ये हो गया, देख ले आंसर क्या है, वही है, ठीक है, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस हम लोग एप्लीकेशन में आ जाएंगे। चार्ज की प्लेस्ड एट एन अनचार्ज्ड हॉलो मेटेलिक स्फीयर, अभी बता चुका हूँ, hollow metallic sphere of radius A. Find the surface charge density on the inner surface and on the outer surface. If a charge q is put on the sphere, what should be the surface charge densities on the inner and outer surface? Hollow sphere. बिल्कुल अलग होगा। अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए, चार्ज क्यूब को प्लेस किया गया सेंटर ऑफ अनचार्ज स्फेरिकल, सेंटर में रख देना है एक चार्ज क्यूब को। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर
and outer surface. If a charge q is put on the sphere, what would be the surface charge density on the inner and outer surface? चलो देखो क्वेश्चन को समझना इधर से क्या कहा गया कि एक ऐसा कंडक्टिंग सरफेस है, उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया है, कैपिटल क्यू। ठीक है, हम लोग से पूछा गया है कि बताओ इसके इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। चार्ज कितना है क्यू, एरिया कितना है? ठीक है, चेक कर लेना क्वेश्चन करने से पहले एक बार, सही देखा है या नहीं देखा। ठीक है, हाँ, तो अगर सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा, इंडक्शन होगा यहाँ पे? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? इंडक्शन होगा। इंडक्शन से ये क्यू चार्ज अंदर में कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू। फिर इस सरफेस माइनस क्यू चार्ज आएगा, लेकिन ये तो न्यूट्रल स्फीयर था, जो भी प्लस चार्ज था वो उसके बाहर वाले सरफेस पे चला गया। ये चला गया क्यू से माइनस क्यू और माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, तो अंदर वाले सरफेस पे, इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितना है? चार्ज ऑन इनर सरफेस कितना आ जाएगा? माइनस क्यू बाई 4 पाई आर का स्क्वायर। हाँ, डेंसिटी को, तो क्यू बाई 4 पाई कितना है? आर का स्क्वायर क्या था? रेडियस ए, रेडियस क्या बोला था? ए, स्मॉल ए, रेडियस बोला गया था, स्मॉल ए, तो ए का स्क्वायर। ये तो हो गया अंदर वाले सरफेस पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया। आउटसाइड वाले सरफेस पे, कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई ए का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या कहा गया कि क्यू चार्ज को क्या बोला है? स्मॉल क्यू चार्ज को प्लेस किया गया उसके सरफेस पे। ठीक है, अगर स्मॉल क्यू चार्ज को अगर हम सरफेस के ऊपर प्लेस करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं? चार्ज वाले के साइड में सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो अंदर में जाएगा क्या? अंदर में जाएगा? अंदर के चार्ज को इफेक्ट करेगा? नहीं। तो बाद में जब हमने क्यू चार्ज ऐड कर दिया सरफेस के ऊपर, सरफेस का टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू हो चुका है, लेकिन अंदर में चार्ज वही है। तो अंदर वाला, सेकेंड वाले सिचुएशन में, इनसाइड वाले में तो वही रहा, माइनस क्यू बाई 4 पाई ए का स्क्वायर, लेकिन नए वाले सिचुएशन में जो आउटसाइड है वो चेंज हो गया। वो कितना हुआ? क्यू प्लस क्यू। ठीक है, समझ में आया? इससे समझ में आया? हेलो, हो गया? हाँ आया है। हाँ, कौन किया करूँगा? मुझे लगा कि सो गए। स्कूल गए थे आज? ना आज नहीं गया, कल भी नहीं गया था। तुम स्कूल गए थे आज? मैं भी जाता नहीं। और मुझे लिख दिया कि लेट आओगे क्योंकि स्कूल जा रहे नहीं हैं। सर, मैं कल ही था। चलो ठीक, तुम लोग अगर कभी नहीं जाओ तो दिन में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिन में आओ तो आपस में डिस्कस कर। मेरा तो छुट्टी हो गया आज। पूरा वो 15 तक छुट्टी है। इन लोग का नहीं है ना, इन लोग का स्कूल कुछ ज्यादा ही पढ़ाता है। चलो, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से एप्लीकेशन। ये था कि जो हमने स्फीयर वाला क्वेश्चन, जो 80 पार्ट है, क्या है बोलो? मैंने ये देखी कि inside the sphere at its center, the situation same है। एक्स फ्रॉम द और center का situation same है। मतलब वो पहले वाला situation उसका अंदर का पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, अंदर में।
तो अंदर में अगर हमें कैलकुलेट करना है, चलो देखो यहाँ पे अंदर में अगर एक्स डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है तो एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे कौन सा है चार्ज इसके अंदर में कौन सा चार्ज है एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस पे कौन सा चार्ज है, क्यू, सिर्फ क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखेंगे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू 4 पाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू अंदर का चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। और कोई है क्वेश्चन। ये भी हो जाने वाला है, यहाँ से वापस से 3 में चलना पड़ेगा। 13 वाला कर दो, 13 वाला कर दो। लाइन चार्ज लेंस के बताऊंगा पहले, उसके बाद मतलब वो 13 वाला करना, 13 वाला। 13 कहाँ क्या, 12 वाला क्या है, 13 करना है 13। अरे लगता है केमिस्ट्री से पूरा डरा हुआ है, केमिस्ट्री ठीक नहीं है क्या। हेलो, तो सुन रहे हो उत्साह। हाँ। पांडे सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा केमिस्ट्री का। अच्छा नहीं है, कभी नहीं करूंगा और। कभी नहीं करूँगा, अच्छा नहीं। वो हाँ। ये आयुष जानना चाह रहा है, आयुष।
अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है। ना करने क्यों से अच्छा नहीं? हाँ हाँ, रेगुलर नहीं है, बहुत इरेगुलर है। बहुत इरेगुलर। चलो ठीक, नहीं, वो भी उन चेंज करने का सोच रहा है इसलिए। चलो ठीक। हो गया। नंबर 13 वाला देखो। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, कंसिडर द फॉलोइंग रफ मॉडल ऑफ बेरिलियम एटम। The nucleus has 4 proton and 4 neutron confined to a small volume of radius 10 to the power minus 15 meter. The two 1s electron makes a spherical charge cloud at an average distance of 1.3 to 10 to the minus 11 meter from the nucleus, whereas the two 2s electron makes another spherical cloud at an average distance of 5.2 into 10 to the minus 11 meter from the nucleus. Find the electric field at a point just inside 1s cloud. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ, जो आएगा तुम उसी के लिए पढ़ रही हो कि कॉन्सेप्ट उस पर लिखा हुआ है कहीं, IIT जेई बुक के ऊपर कहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नीट, क्या लिखा हुआ है बुक के आगे में? इसी वर्मा है ना, देखो क्या लिखा है बुक के आगे, कहीं लिखा हुआ है कुछ? ये क्या हुआ? हाँ, उधर से कुछ, उधर का कुछ ऑन तो नहीं है ना? कौन दिया है, किसने दिया है? इधर का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या कि कंसिडर द फॉलोइंग वेरी रफ मॉडल ऑफ बेरिलियम एटम। The nucleus has 4 proton and 4 neutron confined to a small volume of radius 10 to the power minus 15 meter. The two 1s electron makes a spherical charge cloud at an average distance of 1.3 into 10 to the minus 11 meter from the nucleus, whereas the two 2s electron makes another spherical cloud. अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है? आगे केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन, ये 1s क्लाउड, दो ऑर्बिट 1s 2s और बीच में न्यूक्लियस, ठीक है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा 1s के अंदर, और 2s के अंदर भी कितना है? बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 4, तो 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है? अब सोच के देखो कि तुमसे पूछे कि जस्ट इनसाइड, सो मत जाना, हेलो, सो मत जाना, पूरा आंख उसका बंद हो रहा है ऐसे से पूरा सो ही जा रही एकदम ऐसे से कर रही है। पहली बार सो रहा है मतलब ऐसा। हाँ, ठीक है। जस्ट इनसाइड, जस्ट अंदर में अगर करेंगे तो कौन सा चार्ज होगा? +4e। इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड हो जाएगा +4e, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया E.ds, ये कुछ होता नहीं है, हाँ, माइनस क्लब के अंदर, तो 4e/ε0 और e इंटू 4πr², और ये r कौन सा है? R1, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है? अब बताओ, ये पहला वाला का आंसर आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो 4e/4πε0 इंटू R1, ठीक है? अब इसके बाद अगर तुमसे पूछे कि जस्ट इनसाइड, इसके अंदर, जस्ट इसके अंदर, यहाँ रुक जाओ, हाँ, ये 2 इसको न्यूट्रलाइज करेगा, 2 को तो खत्म कर देगा ये। अब क्या होगा? जस्ट इनसाइड +2 ही रहा चार्ज, +2 ही,
तो सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए एक तो रेडियस चेंज हो जाएगा, क्यू इनसाइड हो जाएगा +2e। क्यों? क्योंकि टोटल इसमें 4 ही था, ऐसे +4 ही था, इसके कारण अब +4 ही और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन तो -2, तो नेट चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे इनसाइड तो +2 ही रहेगा। किसके अंदर? जब हम 2s के जस्ट इनसाइड देखना है तब। अब इस केस में E इंटू 4 पाई इंटू R2 का स्क्वायर इक्वल टू +2e बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखें। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होकर क्या है, 2e बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। एक और क्लास लूंगा इसके ऊपर, अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसमें रॉड की वजह से और उसके बाद उसके एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन। हाँ बोलो, बोल रहे हो क्या? एक और क्लास लूंगा, उसके बाद ये रॉड वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहीं तक है ना टोटल 24, यहीं तक। तो नेक्स्ट वाले क्लास में टेस्ट का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। मैंने तो आज मन बना लिया था कि आज टेस्ट असाइन करेगी, लेकिन सोचा कि छोड़ो, पहला टेस्ट है। हाँ, मैंने सोचा कि पहला टेस्ट बता देता हूँ इसके, ये नेक्स्ट वाले क्लास के बाद। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और पूरा क्वेश्चन करवाया है 1 से। ठीक है, सारा क्वेश्चन करवाया ना उसका। ठीक है, इसी के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सब रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लास्ट हाँ अभी बाकी है, अब इसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे उसी पोटेंशियल में। ये तो एनसीईआरटी में वो वाला सेक्शन आ गया था पहले, इसलिए हमने कर लिया है इसको। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे।